हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और हमारी सीरीज जो चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन। उसमें ये आपका पार्ट नंबर 43 वीडियो है और ये 8/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। इससे पहले जो भी वीडियो थे उनको मैंने बनाकर प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है और 40 शिफ्ट की PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स की भी आपकी डिमांड आ रही है कि आप मैथ्स और रीजनिंग का भी कराइए प्रीवियस ईयर का। तो मैं उसका भी मंडे से प्लान बना रहा हूँ कि मंडे से आपको डेली मैथ या रीजनिंग का एक एक शिफ्ट आपको डेली मिल जाए। जो भी मैथ्स के 25 जो भी आए थे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, वो आपको शिफ्ट वाइज डेली आपको मिले। तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो वो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस पादप जगत के जो सदस्य हैं उनको उभयचर बोला जाता है। यानी कि उभयचर होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखिए, उभयचर ऐसे जानवर होते हैं जो आपके ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी पर भी रह सकते हैं। आज या कल मैं आपको जो क्लासिफिकेशन था RS विटिकर का उसको शुरू कराने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे 2-3 बुक्स पढ़कर उनका पूरा डिटेल निकालना है। तो आज इवनिंग में या फिर कल आपको मैं इसका वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप उसको बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा कि किस जगत के जो सदस्य हैं उभयचर कहलाते हैं। कि एम्फीबियन जो आपके पानी में भी रह सकते हैं और आपके स्थल पे भी रह सकते हैं, भूमि और पानी दोनों में रह सकते हैं, उन्हें दोस्तों बोला जाता है उभयचर। और इन्हें रखा जाता है ब्रायोफाइटा के अंदर। किसके अंदर? ब्रायोफाइटा के अंदर इनको रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस घटना के द्वारा यह पता लगता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अब देखिए, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमको कुछ सिग्निफिकेंट मिलता है, कुछ साइन मिलते हैं कि हाँ भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो कई बार क्या होता है, पानी बाहर निकलता है, गैसें बनती हैं, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। तो देखिए, स्थिति बदल जाती है, उसकी स्थिति चेंज हो सकती है, ठीक है, उसका कलर चेंज हो सकता है और उसका गैस, कोई भी गैस बाहर निकल सकती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाए, क्लोरीन गैस निकल जाए। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा कि दिए गए सही सभी विकल्प हैं वो इसके राइट आंसर होंगे। चलिए, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि दोनों स्टेटमेंट है कौन से सत्य हैं कौन से गलत हैं। तो देखिए, पहला जो दृढ़ता होती है यानी कि जो फर्मनेस होती है, उसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है कि किसी वस्तु का प्रति इकाई द्रव्यमान उसका दृढ़ता कहलाती है। तो बिल्कुल गलत। दृढ़ता क्या होती है? पदार्थ का वह गुण जो उसके आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे उसकी दृढ़ता बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, तरलता यानी कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब देखिए, लिक्विडिटी के बारे में उन्होंने बोल रखा है, जब कोई वस्तु गति करता है तो उसके कणों की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे तरलता बोलते हैं। जबकि ये दोस्तों गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन है, ठीक है। तो तरलता की डेफिनेशन क्या होती है लिक्विडिटी की, कि किसी वस्तु के बहने का जो गुण होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, ठीक है, उसे बोलते हैं तरलता। तो दोनों ही आपके स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो इसका राइट आंसर आएगा कि दोनों ही कथन क्या है, गलत है, बोथ आर फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि लैंथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है। मैंने जब आपको केमिस्ट्री के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी कराई थी तब आपको बोला था कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं, ठीक है, लैंथेनम के बाद जो आने वाले तत्व होते हैं उन्हें लैंथेनाइड बोलते हैं। और लैंथेनम होता है आपके 57 और 57 के बाद जो तत्व आते हैं यानी कि 58 आपके सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक के 20 जो तत्व आते हैं, ये 14 तत्व होते हैं। इन तत्वों को बोला जाता है लैंथेनाइड। लेकिन आपसे पूछा 57वां, ठीक है, आपको ध्यान रखना 57वां होता है लैंथेनम, जो आपके F ब्लॉक में नहीं आता, D ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 57 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो न्यूमेरिकल है बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। देखिए, एक कार है, एक पुल था, उस पुल पर थी और उस पुल से गिरती है। तो जब वो गिरती है तो 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए कोई पुल था, ऊपर कोई भी पुल बन रहा था, तो वहां से कोई कार है वो नीचे गिर जाती है, ठीक है, और नीचे सरफेस थी, जमीन थी, वहां तक आने में उसको 0.8 सेकंड लग जाते हैं गाइज। तो आपसे पूछा है कि उसका अंतिम वेग क्या था, यानी कि जब वो भूमि पर टच हुई थी, भूमि पर स्पर्श हुई, तो उस समय उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है उसको लिख लीजिए। एक कार है जो पुल से गिरती है। अब मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर वो शुरुआत में गिरती है ना, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो गाइज होता है 0, यानी कि शून्य स्थिति से गिर रही है, यानी कि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो हो गया 0,
टाइम आपको दे रखा है, यानी कि टी बराबर आपको दे रखा है 0.8 सेकंड है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया साइड में, ठीक है। दूसरी जो आपको दे रखी है जी का मान है गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको दे रखा है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, लिख लिया। अब देखिए आपको ज्ञात करना है वी का मान। अब देखिए वी ज्ञात करने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं। जो पहला सूत्र होता है वो गति का होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, तो इसी से हम निकाल सकते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी से। तो देखिए वी बराबर यू का मान तो 0 हो गया, 0, ए क्या है, ए है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ए बराबर जी हो गया ना, तो ए का मान आ गया 10 और टी क्या है, टी आपको दे रखा है 0.8, तो 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि 15 किलो की कोई वस्तु है 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कीजिए। अब देखिए काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो गाइज होती है ई के बराबर 1/2 mv²। क्या होती है, मैंने आपको देखिए सारे फिजिक्स है ना वो लगभग अप्रोक्स न्यूमेरिकल है, वो तो मैंने कवर करा दिए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक बचे हुए मैं आपको करा दूंगा बाद में बायोलॉजी के बाद, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। न्यूमेरिकल की जो एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, 16 वीडियो है। इसके अलावा अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो जिसके अंदर जो साइंस के जो भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं, ठीक है, वो टॉपिक वाइज मैंने करा रखे हैं, अप्रोक्स 100 न्यूमेरिकल आपको करा रखे हैं, वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए आपको ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा जो कि होती है 1/2 mv²। अब देखिए 1/2 m आपको दे रखा मास यानी कि द्रव्यमान कितना है 15 किलो, और v का मतलब आपका वेग कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको हल कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करना 1/2 × 15 × 49, तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। आप इसको हल कर लेना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है, जो कार्य होता है किसी वस्तु पर वो किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई थी तब आपको बताया था जो कार्य होता है W वो होता है Fs cos थीटा। क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा, यानी कि बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, ये उसका सूत्र होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए F का मतलब बल पर निर्भर कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। S का मतलब विस्थापन यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। और cos थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच कोण, तो ऑप्शन नंबर 2 में सही है। मतलब आपके जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ABC तीनों के ऊपर आपके निर्भर करता है, ठीक है। मैंने वो पूरे ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन उससे लंबा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट है, वो 3 मिनट तक 0.8 एम्पियर की धारा है उसको ग्रहण करता है, मतलब 0.8 एम्पियर की धारा वो 3 मिनट तक लगातार ग्रहण करता है। तो आपसे पूछा है कि उसके द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा है वो क्या होगा। अब देखिए ये आपके होगा विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है उससे आपका होगा। अब देखिए मैंने जब आपको विद्युत धारा पढ़ाई थी तब आपसे बोला था जो विद्युत धारा होती है वो होती है आवेश के बहने की दर, यानी कि जो आई बराबर होती है वो होती है Q/T, यानी कि आवेश के जो बहने की दर होती है उसे विद्युत धारा बोला जाता है। अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा है कि प्रभावित होने वाले आवेश का मान, यानी कि आवेश Q का मान ज्ञात करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा IT। क्या आ जाएगा, Q बराबर IT। तो देख I का मान आपको दे रखा है 0.8 और T बराबर आपका टाइम दे रखा है मिनट में, तो मिनट में नहीं लेना आपको, इसको लेना है सेकंड में। तो देखिए सेकंड में लेने के लिए 3 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 को करेंगे 60 से, यानी कि 3 × 60। तो आप इसको हल कर लेना, ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर इस प्रकार से इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं, है ना। तो आपसे पूछा है कि कौन सा एक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। अब देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था केमिस्ट्री के अंदर, तब आपको बताया था धातु वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में रहती हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं उनका गुण होता है, उन्हें बोलते हैं धातु। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कौन त्याग सकता है, मैंने आपको बताया था अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। अब किसी तत्व के पास अगर 1 है, 2 है, 3 है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती है, लेकिन जब उसके 5, 6, 7 अगर ऐसा होता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में रहती है। मतलब 5 है वो तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है। जिसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है, और जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो भी धातुएं होती हैं वो है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, 2 त्यागेगी या 3 त्यागेगी, तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास भी इसी प्रकार से होगा 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 2, 8, 3 है
वो आपका एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो एल्युमिनियम होती है धातु, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। उसके बाद 2 1 होता है, ये आपका लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो लिथियम भी होती है धातु, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये Li+ के रूप में होती है, एल्युमिनियम +3 के रूप में होती है। उसके बाद में 2 8 1 ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है Na+ का, ठीक है, और ये Na का, ठीक है। और ये 2 6 होता है, 2 6 ये आपको पता है, ये आपका ऑक्सीजन का होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन एक धातु नहीं होती है, ठीक है। तो 2 6 ये इसका इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास पता नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये धातुओं की पहचान है कि उनके अंतिम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अधातु होती है उनकी पहचान होती है उनके अंतिम कोश में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 या 7 आपको पहचाना है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों तीनों धातु हैं, जबकि ऑप्शन 4 इसका धातु नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, नीचे आपको पहचानना है कि किस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 6 कार्बन होते हैं, यानी कि 6 तो कार्बन होंगे और 6 ही हाइड्रोजन होंगे, यानी कि किसका फॉर्मूला C6H6 होता है। तो देखिए जो प्रोपाइन होता है, ठीक है, वो तो होता है आपके C3H4 क्या होती है, C3H4 प्रोपाइन जो होती है मैथ प्रोप, ठीक है, ये आपकी होता है C3H4। जो प्रोपेन होता है, ठीक है, वो होता है C3 और H8 क्या होता है C3H8, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन होता है C3H7 और Cl, ठीक है, ये आपका होता है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है बेंजीन जो होता है वो होता है C6H6, क्या होता है C6H6। तो यहाँ पर जो बेंजीन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, है ना, कि जो आपका ध्वनि होती है उसका मेन जो कारण होता है वो होता है कंपन। क्या होता है, कंपन जो उत्पन्न होता है वो इसका मेन कारण होता है, वाइब्रेशन के कारण। आप देखेंगे हमारा जो गला होता है उसमें आपका वोकल कॉर्ड पाया जाता है, ठीक है, जो कंठ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, इसकी वजह से हम क्या पाते हैं, बोल पाते हैं। आप हाथ लगा के देखना, जब भी आप बोलते हैं तो आपको लगेगा कि हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न होता है गले के अंदर, इसके कारण हम बोल पाते हैं। तो देखिए अपवर्तन क्या होता है, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। अपवर्तन का मतलब होता है कोई वस्तु जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, ठीक है, तो वहां पर क्या करती है, अपने इस माध्यम से जहां भी वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो माध्यम को पृथक करने वाला जो पृष्ठ होता है वहां पर अपनी डायरेक्शन भटक जाती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी की छवि बनना। जैसे हम जो भी मिरर होते हैं, कांच होते हैं, उसमें हमारी फोटो देखते हैं तो वो आपका प्रतिबिंब होता है। घूर्णन क्या होती है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, है ना, जैसे हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे बोलते हैं घूर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 किलो की एक वस्तु है, वो बंदूक से 3 किलो की एक बंदूक से 180 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक गोली है 40 ग्राम की वो छोड़ी जाती है, तो बंदूक का प्रतिघाती वेग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले कई शिफ्टों से लगातार संख्या चेंज कर करके आ रहा है। तो देखते हैं, देखिए आपको ध्यान रखना है, जब भी जो क्रिया प्रतिक्रिया का रूल इस पर लागू होता है, जब कोई बंदूक चलाई जाती है और इसमें आपके संवेग संरक्षण की पालना होती है, यानी कि घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग दोनों बराबर होंगे। अब देखिए m1 मान लेते हैं बंदूक का द्रव्यमान है, v1 बंदूक का वेग है, m2 गोली का द्रव्यमान है और v2 गोली का वेग है। तो देखिए m1 यानी गोली का द्रव्यमान है 3 किलो, वेग आपको ज्ञात करना है, ठीक है, और बराबर m2 बराबर मास 2 यानी कि गोली का द्रव्यमान जो कि है 40 ग्राम, इसको किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे, और v2 क्या है, गोली का वेग जो कि कितना है 180। तो देखिए इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। अब इसको देखिए 18 चौक 72 है, 72 में भाग लगाएंगे 3 का, 72 और भाग लगा देंगे 3 और एक 0 पहले ही थी, तो यानी कि 72/30। अब इसको आप हल करेंगे तो लगभग आ जाएगा, देखिए 14, आप 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 में 28, 34 में 42, 14 चौक 56, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 25 से 75 24, तो 24 से हल करेंगे तो देखिए 24 तो 48, 24 थी 72, तो 2.4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 2.4 में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2.4 माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिघाती वेग क्या होता है, बंदूक को पीछे की ओर हटाता है, तो जो प्रतिघाती वेग होगा वो आ जाएगा -2.4 मीटर प्रति सेकंड। और कैलकुलेशन आप खुद भी कर लेना, मैं क्या यहाँ पर आप ऐसे फेयर कैलकुलेशन करता हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी सकती है, लेकिन आप जो मेथड बताता हूँ उसी मेथड से करना है, तो मैं कैलकुलेशन आपको करके नहीं बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, ऑर्गन्स होता है, वो कौन सा होता है।
तो आपको पता है पेट छोटा सा होता है, किडनी तो बहुत छोटी होती हैं, दिमाग आपको पता है लगभग आपके 1350 ग्राम का पुरुषों में होता है, 1250 ग्राम का महिलाओं में होता है अप्रोक्स। और जो हमारी स्किन होती है आपको पता है पूरे शरीर में स्किन है, बाहर आपका आउटर जो भी पार्ट है, ठीक है, उसमें स्किन है। तो आपकी स्किन होती है, जो त्वचा होती है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको देखते हैं। अगर एक बल्ब है उसका फिलामेंट का प्रतिरोध आपको दे रखा है 1200 ओम है तथा यह 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कितनी धारा बहेगी। देखिए ये होगा ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, अब देखिए आपको कहते हैं प्रतिरोध दे रखा है, यानी आर का मान दे रखा है कितना 1200, तो मैंने लिख लिया आर का मान दे रखा है 1200, ठीक है। 220 वोल्ट क्या होता है, वी का मान है विभवांतर का मान, पोटेंशियल डिफरेंस का मान दे रखा है 220, ठीक है। अब आप देखिए आपका जो ओम का नियम होता है वो होता है V बराबर आई आर। क्या होता है V बराबर आई आर, किसका मान निकाला है, विद्युत धारा का I का, तो I बराबर क्या आ जाएगा V बटे आर, क्या आ जाएगा V बटे आर। तो V बराबर कितना है 220 और R कितना है 1200। तो देखिए इसको हल करेंगे, इसको इसमें भाग लगा देंगे, ठीक है। अब इसका आप हल कर लेना, ठीक है। आप तो 1 इसका आप हल करेंगे तो 0.18 के समथिंग इसका राइट आंसर आएगा। आप इसको हल करना 22/120, ठीक है, 22/120 आपको करना है और जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा एम्पियर में। किस में आ जाएगा, एम्पियर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उभयचर होते हैं और जो अधिकांश सरीसृप होते हैं यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें कितने कक्षीय हृदय वो पाया जाता है। अब देखिए हृदय के बारे में आपको और डिटेल से बता दूं, जो हम होते हैं यानी कि हम मानव जो होते हैं, इसके अलावा जो भी बर्ड्स जो होती हैं, मानव और बर्ड्स होते हैं, इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं हम इनके हृदय में और अपने हृदय में, ठीक है। जो आपके एम्फीबियन होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं, इनके आपके 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। जबकि जो पानी में रहते हैं, है ना, जो आपके मत्स्य मछली वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके अंदर 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो इतनी नॉलेज आपको मैंने बता दी। तो आपको ध्यान रखना है उभयचर होते हैं एम्फीबियन और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, डीऑक्सो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है, आप जानते ही होंगे इसको तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो सबसे बड़ा वर्गीकरण है। तो यहाँ पर देखिए आर एस विटिकर ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें जो आर्थ्रोपोडा होता है, क्या होता है आर्थ्रोपोडा, उसको उन्होंने सबसे बड़ा समूह कहा था। क्या बोला था, सबसे बड़ा समूह बोला था आर्थ्रोपोडा को। तो आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जीवों को रखा गया है, इसलिए इसको सबसे बड़ा समूह जो माना जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो मैंने आपको जो फिजिक्स पढ़ाई थी तो आपको शुरू में बताया था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो उस समय बताया था अगर ऐसा परिवर्तन जिसको हम वापस ला सकें, ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर एक बार कोई अभिक्रिया हो गई, अगर उसको वापस से रोल बैक करके रिवर्स कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो आपको पहचानना है कि किसको हम वापस कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए पहला ऑप्शन है कि पानी का बर्फ में बदलना। तो अगर पानी बर्फ में बदलेगा तो क्या वापस हम पानी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको और चीज़ ध्यान रखना, जैसे मानव में श्वसन क्रिया हो गई, अब आप कहेंगे सर श्वास ले लिया, ठीक है, और श्वास ले लिया तो हम तो वापस निकाल सकते हैं। भाई श्वास लेते हो ना, तो जब हम श्वास लेते हैं तो अलग क्रिया होती है और जब श्वास छोड़ते हैं तब अलग क्रिया होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि हम श्वास लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, आपके वातावरण से, और जब छोड़ते हैं ना तो 4% छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना 16% ऑक्सीजन हम काम में ले लेते हैं, वो 16 चीज़ें, ठीक है, 16 इसका जो भी 16 अणु होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान, 21% में से 16% हम काम में ले लेते हैं, 4% वापिस से बाहर छोड़ देते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। दूसरा, मानव में पाचन हो गया, कोई चीज़ हमने खा ली तो उसका पाचन हो गया, तो क्या वापस वही चीज़ बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। दूध से दही में बदल गया, दूध है, दूध से अगर दही बन गया, ठीक है, तो क्या वापस से दूध बन जाएगा, नहीं बन सकता। तो ये आपके सारे के सारे होते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, तीनों के तीनों, और जो ऊपर वाला है वो आपकी होता है भौतिक परिवर्तन। और अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, केमिस्ट्री में जाके आपको और डिटेल से पता लग जाएगा। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी माध्यम में जो ध्वनि की गति होती है उसको कौन निर्धारित करता है। अब देखिए कि माध्यम की अगर बात हो रही है तो माध्यम में जो ध्वनि की गति होती है ना गाइस, वो डिपेंड करती है कि माध्यम कैसा है। माध्यम सघन है, माध्यम विरल है, कैसा है, यानी कि माध्यम के ऊपर डिपेंड करती है, माध्यम की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु है, पहले 6 सेकंड में 20 मीटर की दूरी और अगले 4 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितनी है? देखिए 20 मीटर और 30 मीटर कितनी होगी? 50 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 6 सेकंड और 4 सेकंड कितना हो गया? 10 सेकंड। भाग लगा लीजिए, क्या आ जाएगा आंसर? 5 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किसी वस्तु के द्वारा एक कार्य है वो 56 जूल कार्य किया जाता है, ठीक है, और इस पर जो लगाया गया बल होता है वो 7 न्यूटन का है। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो कार्य होता है W वो होता है Fs cos थीटा, लेकिन अगर बल की दिशा में होता है तो वहाँ पर जो cos थीटा उसका मान होता है 1, तो W बराबर होता है Fs। अब आपको दे रखा है कार्य है उसका मान है 56, ठीक है, और बल है यानी कि F फोर्स है उसका मान आपको दे रखा है 7 न्यूटन, और S का मान निकालना है। तो S का मान यानी कि विस्थापन का मान निकालना है, तो 7 का भाग लगा देंगे 56 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, और विस्थापन का मात्रा क्या होता है? मीटर, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रभो के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब देखिए जब कोई बीज होता है, जब उसको हम मान लीजिए इस समय आपको पता है बाजरे की बुवाई हो रही है, तो जब हम उसको बोते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं, तो सबसे पहले जो बाहर निकलता है ना उसके बीज के अंदर से, ठीक है, जो भी बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा है। तो उसे क्या बोलते हैं गाइस? उसे बोलते हैं प्रांकुर, ठीक है। जो सबसे पहले जो बाहर निकलता है, जो आपका किसी बीज के अंदर से फोड़ के बाहर जो निकलता है उसे बोलते हैं प्रांकुर, ठीक है, प्लांकुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तापमान पैमाना जो होता है ना, उसमें केल्विन पैमाने में अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है, तो केल्विन से अगर सेल्सियस में आप जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए जो आपका केल्विन होता है और उससे सेल्सियस में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं गाइस? 273 घटाते हैं। क्या करते हैं? 273 घटाते हैं। मान लीजिए अगर आपको दे रखा है कि 298 केल्विन है, ठीक है, 298 केल्विन है, और आपसे पूछे कि इसको आपको सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 273 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करते हैं, अगर केल्विन में कोई वैल्यू दे रखी है तो सेल्सियस में बदलने के लिए 273 उसमें से घटाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक परमाणु इकाई जो होती है, एक AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, एक एटॉमिक मास यूनिट, उसमें कितने किलोग्राम होते हैं, किसके बराबर होती है? तो गाइज ये होती है 1.6 10 की पावर -27 किलोग्राम, इसके बराबर होती है। एक AMU जो होती है, एक आपका एटॉमिक मास यूनिट होती है, वो 1.6 10 की पावर -27 किलो के बराबर होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि कार्बन के किस अपर रूप में कार्बन परमाणु को एक फुटबॉल के रूप में माना जाता है। अब देखिए मैंने आपको कार्बन के अपर रूप पढ़ाए थे, तब बोला था जो आपका फुलरीन होता है, ठीक है, उसकी संरचना आपके फुटबॉल की तरह होती है, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, तो आपके फुटबॉल की तरह होती है। और यहाँ पर आपको बताया था इसमें जो कार्बन है बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन जो कार्बन C60 होता है वो इसका सबसे स्थायी रूप होता है, और इसे ही आपके फुटबॉल के आकार के रूप में ज़्यादा माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, कार्बन C60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।